नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, कुछ 2-3 मुद्दों पर आज आप लोगों से बात करनी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है अति महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को बहुत ही शांति से और बहुत ही गंभीरता से सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यदि आप मुझे अपना मेंटर मानते हैं या आप अपना गाइडर मानते हैं तो, अन्यथा तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, दरअसल सबसे पहले तो यूपीएससी पे थोड़ा सा ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। यूपीएससी के लिए मैं एक अलग से सेशन ले लूँगा, उस पर डिटेल्स में हम लोग बात कर लेंगे कि अभी जो समय आपका बचा है यूपीएससी में उसमें हम लोग कैसे रणनीति को फॉलो करें। दूसरा यूपी पीसीएस पे अभी हम लोग बात करेंगे और तीसरा हम लोग जो अभी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है यूपी पीसीएस आरओ को लेकर के हम लोग थोड़ा सा डिस्कस उस पर करेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपीएससी पे। देखिए, यूपीएससी का फॉर्म आप लोग पहली बात तो फिल कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ध्यान से फिल करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट काउंट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। 32 साल की अपर एज लिमिट होती है, तो फॉर्म को बहुत ध्यान से फिल करिएगा और एग्ज़ाम आप तभी दीजिएगा जब आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका एक भी अटेम्प्ट वेस्ट ना होने पाए। अगर आप यूपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो भी मत फिल कर दीजिएगा, तब तक मत करिएगा जब तक आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन नहीं हो गई होगी। ध्यान रख लेना, इस बात का मैंने नोट कर लेना। अगर आप अनसीरियस टाइप के होंगे, एवी टाइप के होंगे, तो फिर आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपका फोकस यूपीएससी पर है तो प्लीज़ फॉर्म को ऐसे ही फिल मत करिएगा, अपने एक भी अटैम्प्ट को वेस्ट मत करिएगा। खासकर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो 32 साल की उम्र निकल जाएगी, 6 के 6 अटैम्प्ट आपके खत्म हो जाएंगे और कुछ भी आपके हाथ में नहीं बचेगा, ठीक। तो इस बात का मेरे ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यूपी पीसीएस वालों के लिए है। यूपी पीसीएस वालों का एग्जाम ऑलरेडी 17 मार्च को लगा हुआ है। थोड़ी अफवाहें फैल रही हैं कि 17 मार्च को एग्जाम टलेगा, ऐसा अभी तक फिलहाल आज की डेट तक नहीं है। कल जो डेलीगेशन गया था आयोग के पास, वहाँ से साफ जो है नकार दिया है आयोग ने कि आपका एग्ज़ाम 17 तारीख का नहीं टलेगा। तो प्लीज़ आप वहाँ पर ध्यान मत दें, अपनी तैयारी 17 मार्च को लेकर के चलिए। पीसीएस का प्रीलिम्स यानी कि जो अपर पीसीएस आपका होता है यूपी पीसीएस का, वो 17 मार्च को 99.9 बल्कि 100% जो है निर्धारित है, ठीक है। बाद में आयोग कोई डिसीजन ले ले, शासन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज की डेट तक जो है आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का 17 मार्च को हो रहा है। तो 17 मार्च को हो रहा है तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हालांकि इसके लिए मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है कि किन किन विषयों पर आपको फोकस करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आज मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, आपका थोड़ा सा माइंड है जो है रिन्यू हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो बहुत बेसिक है वो ये है कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर आप जो है इतिहास विषय पर मत मारिएगा, ठीक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप विगत वर्षों में जो है अगर आपने प्रश्न पत्र को देखा होगा या अगर आपके पास एग्जाम का अगर एक्सपीरियंस रहा होगा तो आप ये पाएंगे कि हिस्ट्री में आप कितना ही पढ़ के जाते होंगे, आप हिस्ट्री नहीं कर पाते होंगे, है ना। तो बुद्धिमानी यही है कि हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं कि आपको हिस्ट्री छोड़ देना है, ये काम नहीं करना है, हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को पढ़ लेना। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री आसान होती है, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में 4-5 व्यक्तियों को मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये गांधी हो गए, अम्बेडकर हो गए, तिलक हो गए, सुभाष हो गए, ठीक है, गोखले हो गए, इन सारे 4-5 व्यक्तियों को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनसे संबंधित जितने आंदोलन होते हैं, जितनी क्रांतियां हुई हैं इनसे संबंधित, प्लस 1857 का रेवोल्यूशन हो गया, कृषक आंदोलन हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ में मिडिल हिस्ट्री को पढ़ के जाइएगा, उसमें से मुगल साम्राज्य, सूफी संत का चैप्टर। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर जो है स्टार्टिंग के जितने चैप्टर हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और उधर बाद में लास्ट में जो है गुप्त और क्या कहते हैं मौर्यकाल पढ़ के जाइएगा। इतना कर लेंगे इतिहास में तो प्रश्न बनने की संभावना बनी रहेगी, अन्यथा जो है आप बहुत दिक्कत में फंसेंगे, ठीक है। अब इतिहास में भी मैंने कई सारे सेक्शन इसमें होते हैं, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर मत मारिएगा। हाथ पैर वहीं मारिएगा जहाँ पर प्रश्न ज़्यादा करने की संभावना, सही करने की संभावना बनती है। तो कुछ विषयों को अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि इससे इन विषयों से मुझे 100% प्रश्नों को सही करना है। नंबर 1 पर आप फोकस कर लीजिएगा, जियोग्राफी या पॉलिटी में से कोई एक है। अगर आपकी पॉलिटी बहुत बेहतर होगी तो पॉलिटी को फर्स्ट पे कर लीजिएगा, अगर आपकी जियोग्राफी बढ़िया होगी तो जियोग्राफी को फर्स्ट पे कर लीजिएगा। तो 2 विषय ये हो गए आपके। तीसरा विषय आपका जो है विज्ञान का होता है, विज्ञान में भी बायो का सेक्शन, और बायो के सेक्शन के बाद जो है फिजिक्स पर फोकस कीजिएगा, फिर केमिस्ट्री पर फोकस कीजिएगा। फिजिक्स में एक बात ध्यान रखिएगा, यानी कि भौतिक विज्ञान में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो उदाहरण बेस्ड जो प्रश्न होते हैं वो बहुत आते हैं।
चाहे वो सरफेस टेंशन का हो यानी कि पृष्ठ तनाव से संबंधित प्रश्नों की बात की जाए, या फिर जो है रिफ्लेक्शन यानी कि जो आपका परावर्तन वगैरह है, अपवर्तन है, ठीक है, लेंस से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। प्रकाश वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज और उनका जो वर्ष है वो याद कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो सदिश अदिश राशियाँ हो गई, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग जो है प्रिपेयर करके जाइएगा। बायो के सेक्शन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। तो 3 से 3 विषय आपके ये हो गए, ठीक है। चौथा विषय आप जो है पर्यावरण को रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण विषय के साथ साथ में फिर जो है आप यूपी स्पेशल वगैरह आप लोग रख सकते हैं। फिर साथ साथ में हिस्ट्री भी यहाँ पर ऐड ऑन कर लीजिएगा बीच में। लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 विषय आपको ऐसे रखने हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से विषय मैंने बताया? एक आपकी ज्योग्राफी हो गई, दूसरा आपका पॉलिटी हो गया, तीसरा आपका साइंस हो गया, फिर यूपी स्पेशल हो गया, और जो सबसे अहम टॉपिक है वो है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। इसको तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है। कम से कम 30 से 32 प्रश्न आएंगे, यही जो है आपके नैया को पार लगाएंगे। तो कम से कम जो है अगर आप 30 से 32 प्रश्न आप करंट अफेयर्स के कर लेते हैं, तकरीबन 17 से 18 प्रश्न आपके पॉलिटी के आते हैं, इतना ही प्रश्न आपके जो है क्या कहते हैं साइंस से आते हैं, और लगभग 14-15 प्रश्न जो है आपके ज्योग्राफी से आते हैं। यूपी स्पेशल से 7-8-10 प्रश्न आ जाते हैं, और बाकी जो है थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री कर लेंगे तो आप 90+ आराम से कर ले जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस में 100+ का टारगेट करके चलिएगा, तब जाकर के आप 90+ कर पाएंगे। हालांकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती नहीं है, 2023 की चली गई थी, लेकिन जो है 90 से नीचे ही रहती है लगभग कट ऑफ। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार धीरे धीरे क्या होता है ना कि कट ऑफ हर वर्ष जो है 1-2 नंबर बढ़ती है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर जाती है, जैसे कि 2023 में हो गया था। लेकिन मेरे अनुसार अगर आप 90+ करते हैं, 90 से लेकर 95-96 तक करते हैं, 95 तक, तो आप जो है आराम से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो 100+ का टारगेट करके चले गया यूपी पीसीएस में, आप आराम से जो है 90+ हो जाएंगे, ठीक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो ये है, यूपी पीसीएस के लिए कम से कम 15 से 20 सालों के पुराने प्रश्न पत्र को यानी कि PYQs को देख लीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि यूपी पीसीएस मेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता था उसको भी देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 2018 में यूपी पीसीएस ने अपना जो है सिलेबस चेंज किया। उसके पहले मेंस में 2 पेपर आपके जो है जीएस के होते थे ऑब्जेक्टिव वाले। वो मेंस के पेपर अगर आपको किसी बुक में मिलेंगे, जैसे घटना चक्र में दिया है वहाँ से कर लीजिएगा, या यूथ वगैरह में अगर दिया होगा, या सेल्फी पब्लिकेशन में दिया होगा, वहाँ से जो है आप लोग मेंस का पेपर भी कर लीजिएगा साथ में। तो 15 साल का तकरीबन कर लीजिएगा, जो है 15 से 20 साल का जो प्री का पेपर है, और साथ साथ में जो है 4-5-6 सालों का जो है तकरीबन कर लीजिएगा मेंस का ऑब्जेक्टिव वाला। ये बात आप मेरी ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जो है आपके ठीक ठाक बन जाएंगे। कम से कम 20-25 प्रश्न जो है 30 प्रश्न जो है PYQ से आते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इग्नोर मत मारिएगा इस चीज़ को। तो अगर 30 प्रश्न करंट अफेयर्स के हो गए प्लस 30 प्रश्न PYQ के हो गए, तो 30-30-60 तो यही आपके बन गए। और PYQ से प्रश्न बनते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। कोई आपसे बहुत ज़्यादा 30 मार्क का व्यक्ति मिले, वो कहे कि नहीं जी ऐसा नहीं होता है, तो उसको बोलिएगा भैया तुम तो कर लो, मैं तो करूँगा, तुम मत करो, ठीक है। मेरी बात को विश्वास मानिएगा, PYQ से प्रश्न बहुत आते हैं, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण बातें। यूपी पीसीएस पर इस तरीके से अगर आप फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी मेंस के लिए हम लोग ऑलरेडी जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे अप्रैल 1st वीक से, या फिर होली के जस्ट बाद से, यानी कि 24 मार्च के बाद से, ठीक। तो ये हो गई यूपी पीसीएस की बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है RO को लेकर के। RO को लेकर के देखो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि धरना प्रदर्शन जो है चल रहा है, उसका कोई आउटपुट फिलहाल नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। हाँ, आयोग पर प्रेशर बहुत बना है, मीडिया में चीज़ें आई हैं, तो सरकार पर और आयोग पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बना है। और ऐसे बच्चों को साधुवाद जो प्रयागराज में गिरजाघर में बैठकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बारिश है उसके बावजूद भी वहाँ पर जो है बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ और ऐसे बच्चों को शत नमन भी है। आज की न्यूज़ है कि अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व IPS हैं, वो गए थे, उन्होंने आंदोलन को जो है अपना समर्थन दिया है और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने का भी प्रयास किया है। हालांकि आयोग ने, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आयोग ने 14 दिनों का समय मांगा है और कहा है कि 14 दिनों से पहले ही लगभग 4-5 तक जो है वो अपना डिसीजन दे देंगे। 14 दिन उन्होंने मैक्सिमम टाइम लिमिट मांगा है बच्चों से, जो कि कल 3 सदस्यीय डेलीगेशन जो आयोग के पास गया था बात करने के लिए बच्चों में से ही, उनके थ्रू जो है आयोग ने अपनी बात को रखी है। और कल ही ये बात भी जो है हो गई थी कि आपका जो प्रीलिम्स 17 मार्च को है वो नहीं टलने वाला है, ठीक।
तो RO के जो बच्चे हैं वो इस बात से तो आश्वस्त रहें जो मुझे लगता है और जिस तरीके से परिस्थितियां हैं कि आपका पेपर तो टलना मतलब ये पीसीएस का ये जो RO का पेपर जो है आपका वो री एग्ज़ाम तो होगा, निश्चित है। तो इसको लेकर लोड मत लें, कहीं भटकिए मत, कहीं डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि ये एग्ज़ाम कर लें वो एग्ज़ाम कर लें। बहुत सारे बच्चे हैं जो हतोत्साहित हो गए हैं, परेशान हो गए और वो किसी और एग्ज़ाम की तरफ भाग रहे हैं। ये गलती मत करिएगा। यदि आपका फोकस RO का रहा है तो प्लीज़ उस पर लगे रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा, आपका RO री एग्ज़ाम होगा, डैम श्योर है कि होगा, ठीक। और कल ही आयोग ने ये बात भी कह दी थी कि 10 महीने के अंदर री एग्ज़ाम आपका करा लिया जाएगा। तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बस मन को थोड़ा सा नियंत्रित करिए, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब नेगेटिविटी आती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। परेशान होना लाजमी है, कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन आपको जो है भटकना नहीं है। यही तो संघर्ष है। संघर्ष किसको कहते हैं? आज मैंने करंट अफेयर्स बनाया था मॉर्निंग में, तो मैंने कोटेशन यही दिया था कि संघर्ष ही जीवन है ना। यदि कंपटीशन नहीं होगा, यदि संघर्ष नहीं होगा तो जीवन जो है नहीं चलने वाला है। इससे कुछ आप सीखते हैं, कुछ जानते हैं और बेहतर ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए लगातार RO के जो भी अभ्यर्थी हैं प्रयासरत रहिए। हाँ, इस बीच में आप लोग थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं ऐसे वगैरह लिखने की कोशिश कीजिए, कुछ कोटेशंस को नोट कर लीजिए। अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में आती हैं, दृष्टि IAS की किताब आती है, निशान जैन सर हैं जो कि IAS हैं इस समय, उनकी किताब भी आती है इसकी ऐसे की। तो वहाँ से कुछ अच्छे से कोटेशन वगैरह को आप लोग नोट कर सकते हैं और लिखने की हैबिट थोड़ा सा जो है बना सकते हैं। साथ साथ में मेंस का RO मेंस का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्टिन्यूटी जो है बनी रहेगी। हतोत्साहित नहीं हो, परेशान नहीं हो, ठीक है, सब चीज़ें बेहतर होंगी। कल कुछ टीचर्स को, कुछ यूट्यूब के फाउंडर्स को पुलिस ने डिटेन कर लिया था, शायद अव्यवस्था ना होने पाई या कुछ जो भी कारण रहा हो, तो शायद कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है और बाकी लोगों को शायद छोड़ दिया जाएगा। तो इन सब बातों के लिए भी निश्चिंत रहिएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर होंगी चीज़ें और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बस आप सकारात्मक रहिए, ठीक है। अगर RO के अभ्यर्थी हैं, अगर कुछ आपसे करने के लिए कहा जा रहा है, ट्वीट वगैरह या जिस भी तरीके से आप अपना समर्थन देना चाहते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप समर्थन दीजिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपसे ऐसी ना होने पाए जो अमर्यादित हो या फिर जो असंवैधानिक हो। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, समझदार हैं, ठीक है। अपनी जो एक जो आपके अंदर वो जज्बा होता है UPSC का, PCS का, ये सब चीज़ें आपके अंदर दिखनी चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट है, परेशान मत होइए, सब चीज़ें बेहतर होंगी, आपके फेवर में होंगी और अगर आपने मेहनत किया तो निश्चित तौर पर आपको उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। धैर्य रखिए, धैर्य को खोइए मत, सकारात्मक रहिए। एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा, कन्फर्म है, ये बात बहुत दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और बहुत ही जल्दी जो है डिसीजन इसका आने वाला है। कब नोटिफिकेशन आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है 2 से पहले ही, 2 तारीख को इन्होंने जो है समय लिया था साक्ष्य वाला आयोग ने, हो सकता है 2 से पहले भी कर दें, लेकिन शायद 3 तक 4 तक, मेरे हिसाब से 3, 4, 5 तक जो है एनी हाउ आपका डिसीजन री एग्ज़ाम वाला आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।